Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathore, author of the website chempandit.com. हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि टॉपिक है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। वैसे तो ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी डिटेलिंग्स इसमें है, लेकिन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक है ये काफी कम डिटेल में है और इसीलिए मैंने उसी तरह से इसको आपको समझाया हुआ है। अगर यही टॉपिक हम बीएससी या एमएससी लेवल पे पढ़ रहे होते तो इसमें बहुत सारे दूसरे डिटेल्स होते हैं जो इंक्लूड किए जाने चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेडिएशन यूज्ड अलग अलग तरह के होते हैं। पहला हमने डिस्कस किया है यूवी विजिबल, आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। एक्चुअली ये सभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसे हम आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे। पहले की तरह इसके प्रिंसिपल देखेंगे, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, फिर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे और इन दी एंड हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यूवी विजिबल में मैंने बताया था कि यूवी विजिबल रेडिएशंस बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं और यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर पाते हैं या जंप कर पाते हैं। लेकिन आईआर रेडिएशंस की एनर्जी यूवी विजिबल के कंपैरिजन में काफी कम है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन करा पाए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट बॉन्ड्स वाइब्रेट होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस फिर कई तरह के हो सकते हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स डिस्कस टुडे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो आईआर रेडिएशंस को यूज करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करती है, वो कहलाती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली एक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स के बीच ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एंड रोटेशन एनर्जीज में चेंजेस होते हैं और इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक, जब भी इंफ्रारेड लाइट पास करते हैं हम किसी सैंपल के थ्रू, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, तो वो कुछ फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब कर लेता है और अगर हम परसेंटेज एब्जॉर्बेंस या परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है इट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले बताया था जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट है, रेडिएशंस हैं, ये बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं। क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर पाते हैं। लेकिन आईआर रेडिएशंस की एनर्जी यूवी विजिबल से बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यहाँ पर हो पाए। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ एक मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं। सो यू पीपल नीड टू रिमेंबर ऑलवेज कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं ऑन एब्जॉर्बिंग यूवी विजिबल रेडिएशंस एंड आईआर में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं ऑन एब्जॉर्बिंग आईआर रेडिएशंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आईआर रेडिएशंस की एनर्जी काफी कम है एज कंपेयर टू यूवी विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स वाइब्रेट करेंगे और इन्हीं को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट बॉन्ड्स इन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बोनाइल कंपाउंड या हाइड्रोक्सिल कंपाउंड या अमीनो कंपाउंड,
इन सब की डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रीजन 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर्स या माइक्रॉन्स तक है, इसी को कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, ये 3 में कैटेगरीज में कैटेगराइज हो सकता है। पहला वाला कहलाता है नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड रीजन है जो 0.8 माइक्रोन से 2.5 के बीच में फॉल करता है, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में देखें तो इट इज, you can see the value 1,25,000 per centimeter to 4,000 per centimeter is called near infrared region. इंफ्रारेड रेडिएशंस को पर सेंटीमीटर यानी कि वेव नंबर के फॉर्म में भी लिखा जाता है या फिर माइक्रोन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। पर सेंटीमीटर इज वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसलिए ये पर सेंटीमीटर है। 1/लैम्डा इज वेव नंबर, ठीक। जो बीच का रीजन है इट इज फार इंफ्रारेड रीजन। ये रीजन 12 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच में रहता है। पर सेंटीमीटर यानी वेव नंबर में देखें तो 667 पर सेंटीमीटर से 50 पर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इनवर्स भी कहते हैं। नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन होता है तीसरा वाला रीजन, जो 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के बीच में है, इसे कहते हैं नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन। एब्जॉर्प्शन बैंड्स आईआर स्पेक्ट्रम में यूजुअली रिप्रेजेंट किए जाते हैं वेव नंबर्स में। लेट्स डिस्कस व्हाट आर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इंफ्रारेड रेडिएशंस में एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करा पाए, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एटम्स भी बोल सकते हैं या बॉन्ड्स बोल सकते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, क्योंकि ये वाइब्रेशन मॉलिक्यूल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो न्यूक्लियाई हैं, जो दोनों एटम्स हैं, वो एक सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अवे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर या तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी या फिर बॉन्ड एंगल चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? So on this basis, molecular vibrations can be divided into two types. दो तरह के molecular vibrations हो सकते हैं। पहला है स्ट्रेचिंग, ये है आपका स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच होता है या और वापस अपनी जगह पे आता है। दिस मीन्स कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। और दूसरा है बेंडिंग। बेंडिंग में दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं या दूर जाते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज होती है और बेंडिंग में बॉन्ड एंगल चेंज होता है। क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट आर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एक बॉन्ड एक्सिस के अलोंग रिदमिक मूवमेंट होता है और सब्सिक्वेंटली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस अगेन दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिंपल सी बात है, ये देखिए ये है सिमेट्रिकल में ये आप एरो देख रहे हैं, इसे दिखाती हूँ आपको लेजर से। ये देखिए दोनों एरो दोनों तरफ जा रही है ना ऊपर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों जो एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में दोनों एटम एक साथ दूर जाएंगे फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे फिर पास आएंगे, ये मूवमेंट रहेगा, दूर जाएंगे पास आएंगे एट अ टाइम। दोनों जो एटम्स हैं साइमल्टेनियसली सेंट्रल एटम से दूर जाएंगे और वापस आएंगे। तो इसलिए क्योंकि ये सिमेट्रिकली हो रहा है तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए आप एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में एक एटम, देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में एक एटम पास आ रहा है सेंट्रल एटम के, दूसरा एटम दूर जा रहा है, ठीक है। फिर अगर ये पास आएगा तो ये दूर जाएगा, ये पास आएगा इस सेंट्रल एटम से तो ये दूर जाएगा। तो इस तरह से एक बार में एक एटम अप्रोच करेगा सेंट्रल एटम को, एट द सेम टाइम दूसरा एटम यहां से दूर जाएगा।
बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ये स्ट्रेचिंग कहलाएगी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक, बहुत सिंपल है। सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दोनों जो न्यूक्लियाइज हैं या दोनों एटम्स हैं, वो सेम टाइम पे अगर दूर जा रहे हैं और पास आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाएगा। और अगर एक एटम दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है, एक दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है, इस तरह से, तो कहलाएगा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, जैसा कि हमने अभी बताया था, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्यों चेंज होगा? क्योंकि दोनों एटम्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के या तो पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। यहाँ पे 4 तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका सिजरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी है समझने में। सिजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, सिंपल सी बात है, यहाँ सिजर की तरह मूवमेंट होता है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ दूर जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, साथ में पास आ रहे हैं, साथ में दूर आ रहे हैं। इन एरोस का यही मतलब है। ठीक है, सपोज ये ऐसा है, ये मान लीजिए कि ये सेंट्रल एटम है और ये दो, तो ये ऐसे पास आएंगे फिर दूर जाएंगे, पास आएंगे फिर दूर जाएंगे। तो ये एक्शन किसका होता है? सीजर का। ये एक्शन सीजर का है। ठीक है, ये भी एटम है, ये भी एटम है और ये सेंट्रल एटम है। ठीक, ये पास आएंगे दूर जाएंगे, तो ये सीजर का एक्शन है, तो ये कहलाएगा सीजरिंग वाइब्रेशन। ठीक है, सेकंड है आपका रॉकिंग। ठीक, रॉकिंग का जो मूवमेंट है कैसा है मालूम है आपको? ये देखिए, ये साथ में ऐसे, साथ में ऐसे, साथ में ऐसे, साथ में ऐसे, ये मूवमेंट कहाँ देखा है आपने? कार के जो वाइपर्स होते हैं, फ्रंट ग्लास के जो वाइपर्स होते हैं, वो ऐसे मूव करते हैं ना, साथ में जाते हैं, साथ में दोनों तरफ मूव करते हैं, है ना? तो ये मूवमेंट जो है वो कार के वाइपर्स में आप देखते हैं कि दोनों साथ में लेफ्ट जाएंगे, साथ में राइट, साथ में लेफ्ट, साथ में राइट। तो इस एक्शन को कहते हैं रॉकिंग। इस तरह के बेंडिंग वाइब्रेशन को बोलते हैं रॉकिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, ये हो गया रॉकिंग। फिर है वैगिंग। वैगिंग में क्या होगा? सपोज ये एक प्लेन है, ये एटम है, ठीक है, और ये दोनों न्यूक्लियस से अटैच्ड हैं। यहाँ पर दोनों एटम साथ में प्लेन के ऊपर मूव करेंगे, फिर साथ में प्लेन के नीचे मूव करेंगे, फिर साथ में ऊपर मूव करेंगे, साथ में नीचे मूव करेंगे। आ रही बात समझ में? ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो वाइब्रेशन है वैगिंग, इसमें एक जो प्लेन है आपका, है ना, इस प्लेन के ऊपर दोनों साथ में मूव करेंगे, कैसे? वाइपर की तरह, और फिर दोनों साथ में नीचे मूव करेंगे। तो दिस इज नोन एज वैगिंग वाइब्रेशन। और इसी तरह से अगर एक एटम जो प्लेन है उस प्लेन के ऊपर है और दूसरा एट द सेम टाइम नीचे है प्लेन के, तो कहलाएगा ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ठीक है, एक जो एटम है वो प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है और दूसरा प्लेन के नीचे मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली, देन दिस इज नोन एज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इनको समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो अभी देखेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो वहां कुछ ही पीक्स नजर आती हैं। वेरी फ्यू पीक्स आर विजिबल, आर सीन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम आईआर स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें काफी सारे बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पीक्स की बजाय बैंड्स कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड्स। तो यहाँ बहुत सारे बैंड्स दिखाई देते हैं, काफी क्लोज क्लोज रहते हैं वो, इसलिए इस ग्राफ का, इस स्पेक्ट्रम का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो आईआर स्पेक्ट्रम का पूरा रीजन है, इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसका एक जो हिस्सा है, इसका एक हिस्सा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरा हिस्सा कहलाता है, दूसरा पार्ट कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप्स जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट रहते हैं, वो एब्जॉर्प्शन बैंड एग्जिबिट करते हैं बिटवीन द रीजन 4000 टू 1300 वेव नंबर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस रीजन में जो भी बैंड आएंगे, ये जो रीजन कहलाएगा स्पेक्ट्रम का, वो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, और इसके बाद वाला जो रीजन है 1300 से 600 पर सेंटीमीटर वाला,
इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं। बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स एक के पास एक चिपके हुए रहते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत क्लोज रहते हैं। इसे कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। ये मेनली मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण है, यूजुअली बेंडिंग मोशंस के कारण, ठीक है। तो जो फिंगरप्रिंट रीजन है में जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, ये ज्यादातर बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से मिलते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं। पैटर्न जो है पीक्स का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको स्टडी करना। लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन एक कंपाउंड का बहुत ही यूनिक पैटर्न होता है, हर कंपाउंड का। जस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स के फिंगरप्रिंट, कभी भी दो ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं होते हैं। इसलिए फिंगरप्रिंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है ना। आपने देखा होगा सीआईडी में और सीबीआई वगैरह के केसेस में फिंगरप्रिंट प्रूफ्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स कभी भी दो लोगों के सेम नहीं होते हैं पूरी तरीके से। उसी तरह से जो फिंगरप्रिंट रीजन है किसी भी कंपाउंड का, वो कभी भी किसी दो कंपाउंड का एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता है। इसलिए एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी पैटर्न है, एक बहुत यूनिक पैटर्न होता है कंपाउंड का। और इसलिए किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में फिंगरप्रिंट रीजन का बहुत ही जरूरी हाथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे अक्सर शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट आता है कि भाई डिस्कस शॉर्ट नोट्स या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिंगरप्रिंट रीजन, तो वहां पर आपको बताना है इसके बारे में। और छोटा सा एक ग्राफ अगर आप बना सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप स्पेक्ट्रम बना के बता पाए कि फिंगरप्रिंट रीजन बेसिकली क्या है। फिंगरप्रिंट रीजन की दो मेन चीजें हैं कि एक तो ये 1300 से 600 के बीच में आता है। दूसरा, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है, बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स क्लोज रहते हैं, थोड़ा सा ओवरलैप टाइप भी कर जाते हैं, है ना। लेकिन ये एक यूनिक पैटर्न है हर कंपाउंड का, और ये कभी भी दो कंपाउंड का एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता है। क्लियर? नाउ दिस इज द स्पेक्ट्रम। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। देखिए, इसमें कुछ ही पीक्स हैं, काफी ब्रॉड पीक्स हैं, है ना। ये है आपका फिंगरप्रिंट रीजन, ये वाला रीजन फिंगरप्रिंट रीजन है। इसमें आप देखिए बहुत सारी पीक्स हैं, पास 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 पास। ये है आपका फिंगरप्रिंट रीजन, इसमें बहुत सारी पीक्स एकदम क्लोज जो है आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये 1300 लगभग 1300-1400 से लेके 600 या 550 तक का जो रीजन है, ये कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। और जो बाकी का रीजन है, इट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो बेसिकली ये जो रीजन है, ये फंक्शनल ग्रुप के कारण यहाँ पर आपको बैंड्स मिले हैं, और यहाँ जो बैंड्स मिले हैं, ये आपको यहाँ जो बैंड्स हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन में, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सभी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा रेडिएशन का सोर्स होता है। यहाँ पर जो कॉमन सोर्सेस हैं वो है नर्न्स फिलामेंट, जो कि रेयर अर्थ ऑक्साइड से बना होता है, लाइक जिरकोनियम, सेरियम एंड थोरियम। दूसरा हो सकता है ग्लोबार, जो कि सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है, और हो सकता है निक्रोम कॉइल। ये सभी प्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूस रेडिएशंस, लेकिन डिफरेंट एनर्जी प्रोफाइल्स वाले रेडिएशंस। सोर्स से जो बीम है वो डिवाइड होती है इनटू टू इक्विवेलेंट बीम्स। एक पास होती है थ्रू सैंपल और दूसरी पास होती है थ्रू रेफरेंस बीम, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी, डबल बीम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंगल बीम में एक ही बीम रहती है, और पहले उसको सैंपल के थ्रू पास करा के उसका डेटा हमारे पास रहता है, और फिर दोबारा उसको सैंपल से पास कराई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो यहाँ पर जो मेन बीम है वो 2 इक्विवेलेंट बीम्स में स्प्लिट की जाएगी, और एक बीम सैंपल के थ्रू और दूसरी बीम रेफरेंस के थ्रू पास होगी एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, ठीक है। सेकेंड पार्ट है सैंपल एंड रेफरेंस सेल।
यूवी की तरह ही यहाँ पर सैंपल ट्यूब्स जो क्यूवेट हैं, ग्लास और क्वार्ट्ज के बने हैं, उन्हें यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता है एज अ सैंपल सेल। वाई? बिकॉज ग्लास या क्वार्ट्ज जो है ये बहुत हाईली एब्जॉर्ब करते हैं आईआर रेडिएशंस को, ठीक है, तो यहाँ पर इनको यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी बजाय यहाँ पर अल्कली मेटल हेलाइड्स लाइक पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं और इसके साथ जो है डिस्क बनाते हैं। डिस्क के फॉर्म में यहाँ पर सोल्यूशन लिया, कंपाउंड लिया जाता है या फिर उसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर भी एक मोनोक्रोमेटर रहता है ना। मोनोक्रोमेटर डिवाइस है जो यूज किया जाता है टू डिस्पर्स और सेपरेट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ आईआर रेडिएशंस इनटू कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। मोनोक्रोमेटर में एक रैपिडली रोटेटिंग चॉपर रहता है जो दो बीम्स को ऑल्टरनेटली पास कराता है टू अ डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। फिर होता है आपके डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स डिवाइसेस हैं जो कि ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं और रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी मेजरेबल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डिटेक्टर में बेसिकली डिटरमिन करता है रेशो, रेफरेंस एंड सैंपल बीम्स के इंटेंसिटीज के बीच में जो रेशो है उसको डिटेक्ट करता है। और डिटेक्टर्स जो यहाँ पे यूज होते हैं बेसिकली वो मोस्टली दो तरह के होते हैं, या तो थर्मल डिटेक्टर्स या फोटोन डिटेक्टर्स, ये दो तरह के यहाँ पर ज्यादातर यूज होते हैं। थर्मल डिटेक्टर्स में बहुत सारे थर्मोकपल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड रहते हैं ताकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर सके। फिर फोटोन डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं। फोटोन डिटेक्टर्स रिलाई करते हैं आईआर रेडिएशन और सेमीकंडक्टर मटेरियल के इंटरेक्शन के पर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। लास्ट आपका जो है वो है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर आईआर स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, एज अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है। यानी या तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को या फिर परसेंटेज एब्जॉर्बेंस को का ग्राफ बनाते हैं विद फ्रीक्वेंसी यानी वेव नंबर, ठीक है। डिटेक्टर जैसे से रिकॉर्ड करता है रेशियो दोनों बीम के इंटेंसिटीज का, देयरफॉर परसेंट ट्रांसमिटेंस को रिकॉर्ड कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे I by I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, और I by I0 into 100 इस तरह से इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, निकालता है ये, और उसके बाद उसको प्लॉट करता है अगेंस्ट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है आपका फिगर आईआर स्पेक्ट्रोमीटर का। ये वाला है सिंगल बीम और नीचे वाला है डबल बीम। देखिए सिंगल बीम में ये पहले सैंपल सेल के थ्रू पास होता है, फिर ये पूरा प्रोसेस होता है या तो रेफरेंस सेल के साथ पहले होता है और फिर सैंपल सेल के साथ बाद में, ठीक है। डबल बीम में एक ही बीम को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करके फिर पास कराते हैं एट अ टाइम सैंपल सेल एंड रेफरेंस सेल से, और सिंगल बीम में इसको सैंपल सेल से एक बार करा लेते हैं और एक बार कराते हैं रेफरेंस सेल से, ठीक है। वेवलेंथ बदल बदल के यहाँ पर भी होगा, पूरा प्रोसेस अलग अलग वेवलेंथ पे करते हैं, तभी जाके ग्राफ बन पाएगा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस या परसेंटेज एब्जॉर्बेंस का विद वेव नंबर, ठीक है। आजकल एक नए टाइप का बहुत ही डेवलप्ड और एफिशिएंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया जाता है जिसका नाम है FT यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, और उसी का स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है। ये मैंने ऐसे ही आपको शो कर दिया है, ये आपकी सिलेबस में एज सच नहीं है, पर ये आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल FT-IR स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है जो बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही अच्छे ये रिजल्ट्स देता है, बहुत कम टाइम में देता है, ठीक है, और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स भी देता है, ठीक। लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR spectroscopy finds huge application in analytical chemistry. Number one, let's see protein characterization. प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही यूज की जाती है क्योंकि किसी भी तरह का जो भी कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली स्टडी करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो भी नए तरह का प्रोटीन अगर मिलता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है।
एक्चुअली सभी तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, कोई भी नया कंपाउंड अगर है या किसी भी कंपाउंड का हम एक्चुअल वो जानना चाह रहे हैं कि वो किससे कंपोज्ड है, किससे बना हुआ है, तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है। सेकेंड यूज है नैनो स्केल सेमीकंडक्टर एनालिसिस में। नैनो स्केल का जो सेमीकंडक्टर है उसके एनालिसिस में इसका काम ये यूजफुल है। तो दिस इज ऑल्सो यूजफुल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा किसी भी तरह का गैशियस, लिक्विड या सॉलिड सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इसके थ्रू हम किसी भी अननोन कंपाउंड को भी जान सकते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है फंक्शनल ग्रुप को जानना। ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इसमें आ जाएगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी चीज का कितनी क्वांटिटी है, इस तरह का एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें आईआर स्पेक्ट्रा को स्टडी करके। तो बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड्स a huge number of application in characterization of any compound, whether it is a new compound synthesized or an already existing compound. So that's all in today's class. I hope you must have understood all the small details of the IR spectroscopic techniques. If still you have any doubt, please post your doubt in the comment box and I will get back to you. Also students, if you like the video content and explanation of my videos, then do like and subscribe my channel and also share it with your friends. So see you in the next class. Until then, take care. Goodbye.